बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने NMD कैट का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये डेफिनेशन है बेटा। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपने याद करना है बेटा, जो चीज़ आपको लाजमी तौर पे क्लियर होनी चाहिए, वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो हर एलिमेंट की जब तक वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना लेता जीरो होती है। मतलब ये मैंने जितने एलिमेंट लिखे हैं इनमें किसी ने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, तो इस वक्त इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो फिर ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये बेटा 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स होती है। ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है। बहुत रेयर केसेस में जब वो मेटल के साथ मिलता है तो ये पर ऑक्साइड जब बनाता है तो -1 होता है, या जब सुपर ऑक्साइड बनाता है तो माइनस जो है ना 1/2 हो जाता है। वरना नॉर्मल ऑक्साइड में ये -2 ही रहता है। और हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ मिलता है तो -1 होता है, तब ये हाइड्राइड कंसिडर होता है। वरना ये जो हाइड्रोजन है ये मोस्टली पॉजिटिव चार्ज ही रखता है। तो पहले ग्रुप की जितनी भी मेटल्स हैं बेटा, इन सब का चार्ज +1 फिक्स है। +1 चार्ज फिक्स होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी फिक्स होती है। जो सेकंड ग्रुप है इनकी जो है ना वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी ये पहले 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी +1 फिक्स है, और जो सेकेंड ग्रुप के 6 एलिमेंट्स हैं उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। एल्यूमिनियम बेटा +3 और फ्लोरीन -1 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जब हम याद कर लेते हैं, फिर हम कंपाउंड की तरफ चलते हैं। कंपाउंड में कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमें पता होती है, और कुछ को हम उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखे हैं, तमाम कंपाउंड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है वो 0 आना चाहिए बेटा। ये उसके रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये वाली बातें आती हैं। जैसे सोडियम के बारे में हमें पता चल गया कि ये +1 है, तो क्लोरीन बेटा -1 होगा, ताकि ये +1 -1 आंसर हमारे पास जो है वो 0 आ सके। इसी तरह पोटाशियम +1 पहले ग्रुप में, तो ब्रोमीन -1 आएगा, ताकि दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर 0 आ जाए। Na2O में देखें, यहां पे सोडियम +1 है, नंबर ऑफ एटम 2 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज लिखा जाए कि आंसर 0 आ जाए, तो बेटा ऑक्सीजन पे -2 लिखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह F2O में जो फ्लोरीन है उसके बारे में मैं बता चुका हूं कि -1 फिक्स है, तो -1 × 2 और ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह यहां पे जो ऑक्सीजन है वो +2 है, और यहां पे जो साथ ऑक्सीजन था वो -2 था। नेक्स्ट आप देखें, अगर Na2O2 हो तो सोडियम +1 है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया। अब आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -2 लिखें तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो फिर आपको यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, -1 करना पड़ेगा, ताकि -1 × 2 -2 और ये +2 कैंसिल ईच अदर, आंसर 0 आ गया बेटा। तो ऑक्सीजन देखें, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो गई। अब नेक्स्ट देखें आप, ये NaClO में देखें,
सोडियम +1 है और क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन -2, तो क्लोरीन बेटा +1 हो जाएगा, ताकि +1 +1 +2 -2 आंसर 0 आ सके। यहां पे क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। KClO3 में देखें पोटाशियम +1 फिक्स है, ये -2 × 3 आ गया बेटा, -6 +1 -5, तो क्लोरीन पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए। यानी ये जो क्लोरीन है, ये जो ब्रोमीन आयोडीन है, ये +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप उसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये मैंने पोटाशियम सल्फेट लिखा हुआ है, हमें पता है कि पोटाशियम +1 है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया। अब जो सल्फेट एज ए होल है ना वो -2 होता है, लेकिन अगर मैं सल्फेट को कैलकुलेट करूं इस तरह से, ये साइड पे लिख रहा हूं, सल्फेट एज ए होल -2 है, तो सल्फर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी बेटा? ऑक्सीजन हम जानते हैं -2 है, 4 से मल्टीप्लाई किया -8 +6, तो -8 +6 आंसर जो है वो हमारे पास -2 बेटा आ जाएगा। तो ये इस तरह सल्फर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये चूंकि आइन था तो हमने आंसर 0 नहीं लाना, बल्कि वो आंसर लाना है जो कि उसके ऊपर एज ए होल चार्ज लिखा हुआ है। K2Cr2O7 को देखें बेटा, पोटाशियम +1 है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया +2, ऑक्सीजन -2 होता है, मैंने बोला ज्यादातर ऑक्सीजन -2 है, तो -2 × 7 -14 -14 +2, तो क्रोमियम पे बेटा हमें एक एलिमेंट के ऊपर जो है वो +6 लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 × 2 +12 +12 +2 +14 -14 आंसर 0 आ गया। यहाँ पे क्रोमियम +6 है बेटा। क्लोरीन को देखें CrCl3 में क्लोरीन -1 होता है, क्योंकि साथ मेटल है, मेटल के भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्रोमियम जो है वो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे क्रोमियम +6 है, यहाँ पे +3 है। यानी कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होती है और कुछ को हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेटा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सॉल्व करने का, आयन के लिए, एलिमेंट के लिए, कंपाउंड में, ये सारी चीजें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स में आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन बच्चों को पता होती है, हम बच्चों की आसानी के लिए बच्चों को कहते हैं कि आप लियो याद कर लें, आप जर याद कर लें। लियो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं बच्चों को GHR भी समझाता होता हूँ, GHR मीन गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, कि जो हाइड्रोजन गेन कर लेगा। इसी तरह लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो है ना वो ये मैंने लिखे हुए हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन कि ऑक्सीजन को गेन कर लिया जाए, वो ऑक्सीडेशन है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मैंने पहले लिख दिया, ये वाला लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये मैंने बाद में लिख लिया। तो आप इस तरह से उसको शॉर्टकट्स बना के याद कर सकते हैं। इसी तरह रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे मैं 2 एग्जांपल्स लिख रहा हूं कि ये देखें बेटा, आयरन +2 है, फिर एरो इक्वेशन कोई फर्ज करें है, आयरन +3 हो गया। इसी तरह अगर ये आयरन +3 है और इधर आयरन +2 है, तो बेटा इनके चार्जेस में अब जो चेंज है उससे हमने इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अंदाजा लगाना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो चार्ज है आपको इसमें इंक्रीज नजर आए तो हम इसे बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, दिस वन। और अगर डिक्रीज नजर आए तो रिड्यूस, रिड्यूस मीन कम होना, यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, +3 से +2 हो रही है, सिंपल नंबर को देखना आपने, तो फिर बेटा ये रिडक्शन हो रही है। इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये ऑक्सीडेशन होती है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये जो E पॉजिटिव लिखा है मैंने, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, EL फॉर एलिमेंट है बेटा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास जो है ये इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन आ गई। तो अब इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इधर समझते हैं बेटा, ये है रिडॉक्स प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें चेंज के लिहाज से कि भी किसी रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज जो है वो ऑक्सीडेशन को शो कर रही है, कौन सी चीज रिडक्शन को शो कर रही है।
जैसे यहाँ पे देखें, ये कॉपर और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब तक कोई एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाता तब तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरा है कॉन्सेप्ट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक जैसे एटमों से मिलकर बने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो है ना वो एक जैसे एटम है, O2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। अब जब ये कॉपर ऑक्साइड बना तो ऑक्सीजन -2 होता है, कॉपर +2 होता है। अब इससे हमें क्या पता चला कि कॉपर जो है वो 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, यानी कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अभी आपको समझाया, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन रिडक्शन कर रहा है बेटा, और कॉपर जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये जो है ना वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखें, अब ये कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज है। कॉपर ऑक्साइड है, आपके सामने चार्जेस लिखे हुए हैं। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। जिसने बॉन्ड नहीं बनाया 0 चार्ज, -2 + 1 × 2। अब आपने सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि आपको जो चेंज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वो कहां नजर आ रहा है। ये +2 है कॉपर और ये 0 है, यानी कॉपर में चेंज नजर आ रहा है। हाइड्रोजन 0 है, इधर +1 है, इसमें बेटा आपको चेंज नजर आ रहा है। तो फिर जो कॉपर है वो +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। अब +2 से 0, बड़े नंबर से छोटा नंबर, 0 छोटा नंबर है, तो बेटा ये रिडक्शन हो रही है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जर याद करना है, ये 0 से +1 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा ये। इसी तरह इसको देखें, इसने बॉन्ड नहीं बनाया, 0 चार्ज, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज। अब इधर आ जाए, क्लोरीन -1 × 2, तो कॉपर पे +2, और कॉपर 0 से +2 में चेंज हो रहा है और क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हो रहा है एक एटम। तो कॉपर +2 में जा रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1, छोटा नंबर है -1, तो फिर ये रिडक्शन हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से एग्जांपल्स हमारे पास आ गए। तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट भी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां पे देखें, यहां पे कौन अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है? कॉपर। सो दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो अपनी रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने R.A जो लिखा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, O.A जो लिखा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। इसी तरह आप सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे जो 3 रिएक्शन लिखे हैं, मैं पहले इनके चार्जेस लिख देता हूँ एंड देन हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेटा पोटाशियम क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास है, पोटाशियम +1 है, क्लोरीन -1 है। सल्फेट में जो सल्फर है वो +6 चार्ज में है, मैं आपको यहां पे पहले समझा चुका हूं। अब हाइड्रोजन जो है वो +1 है, ये लिख लिया बेटा। इधर आ जाए जी, सल्फेट है, सल्फेट एज ए होल -2 होता है, सल्फेट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मैं एज ए होल -2 ही लिख देता हूं। पोटाशियम +1 है × 2। इसी तरह हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है। आप देखें किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां पे पोटाशियम +1 है, इधर भी +1 है, हाइड्रोजन +1 है, इधर भी +1 है, क्लोरीन -1 है, इधर भी -1 है, और सल्फेट एज ए होल -2 है, तो इधर भी -2 ही है, क्योंकि सल्फेट या दूसरी तरफ भी प्रोडक्ट वाली साइड पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां पे देखें बेटा, ये पोटाशियम +1, ब्रोमीन -1। इसी तरह ये सल्फर जो है वो हमारे पास +6 है, हाइड्रोजन +1 × 2 है बेटा। तो यहाँ पे ये तो सल्फेट एज ए होल है, यानी यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं सिर्फ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेता हूँ कि ये +6 है। लेकिन जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना बेटा, तो ये सल्फर पे +4 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एज ए होल आंसर हमने 0 डालना होता है। तो -2 ऑक्सीजन पे चार्ज, नंबर ऑफ एटम 2, -2 × 2 -4 +4 आंसर 0।
ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ रही है। लास्ट वाले में देखें, पोटाशियम +1 है, आयोडीन -1 है, सल्फेट में सल्फर +6 है, इधर सल्फर +6 है, H2S में हाइड्रोजन +1 है मल्टीप्लाई बाय 2, तो सल्फर पे -2, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैंने जो जिनमें चेंज आ रहा था उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है बेटा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन देखें आपके सामने है, सॉलिड पोटाशियम हैलाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। कहते जी सॉलिड पोटाशियम हैलाइड्स हैं, यानी पोटाशियम क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है, उनको हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बेटा इक्वेशन जो मैंने भी आपके सामने लिखी है, ये इक्वेशन उसने हमें ऑप्शन में दी हुई है। ऑप्शन में मीन रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3 उसने लिखा हुआ है। व्हाट इज द लार्जेस्ट चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन ईच ऑफ दीज रिएक्शंस। कहता है किस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा लार्ज चेंज नजर आ रहा है। तो जो ना आप देख सकते हैं, सबसे पहले रिएक्शन में सल्फर इधर भी +6 है, उधर भी ये +6 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एज ए होल लिख दिया था, अगर सिर्फ सल्फर को मेंशन किया जाए तो ये बेटा +6 है, यानी यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। तो अल्फा ऑप्शन है 0 रिएक्शन 1, और रिएक्शन 2 में कहता है जी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 से +4 हो रही। देखें ये +6 है और जब इधर आया तो ये +4, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो ये उसने जो है वो लिखा हुआ है रिएक्शन 2 में 0। अल्फा ऑप्शन में देखें उसने रिएक्शन 1 में 0, रिएक्शन 2 में भी 0 लिख दी है और रिएक्शन 3 में 4 लिखा हुआ है। रिएक्शन 1 में 0 है, ठीक है, रिएक्शन 2 में ये रिएक्शन 1 है बेटा, ये रिएक्शन 2 है और ये रिएक्शन 3 है। तो रिएक्शन 1 में हम इधर लिख देते हैं कि 0 से 0 ही है, दूसरे केस में 0 से +6 से +4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और यहाँ +6 से -2 में चेंज हो रहा है। +6 से -2 का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं कि जी जो ना पहली ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन में रिएक्शन 1 0, रिएक्शन 2 भी 0, रिएक्शन 3 4, ये तो गलत है। बीटा ऑप्शन है रिएक्शन 1 में 0, रिएक्शन 2 में 2 और रिएक्शन 3 में 4, ये भी गलत है। चार्ली ऑप्शन है रिएक्शन 1 में 0, ठीक है, रिएक्शन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ये भी ठीक है, और रिएक्शन 3 में 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ये भी सही है बेटा। तो ये ऑप्शन मैच कर रही है जो मैंने यहाँ पे बातें लिखी थी। 0 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो ये वाली बात ठीक होगी बेटा। डेल्टा ऑप्शन में 0 है, फिर रिएक्शन 2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 का डिफरेंस नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो ये डेल्टा ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। फिर इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन सोडियम सल्फेट Na2SO4 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट वो कहता है Na2SO4 में बताएं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं Na2SO4, सोडियम +1, हमें पता है +1 फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया, +2 हो गया, ऑक्सीजन -2 × 4, तो सल्फर पे +6 लिखना पड़ेगा ताकि जो है ना वो टोटल आंसर 0 आ सके। मतलब ये -4 × 2 -8 बना, -8 + 6 -2 + 2 आंसर 0 आ गया। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इस कंपाउंड में +6 बनती है, और पहली ऑप्शन +2 है, बीटा ऑप्शन +4 है, चार्ली ऑप्शन +6 है, डेल्टा ऑप्शन +8 है, तो इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। अच्छा जी, अब बेटा इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल भी हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है वो आप देखें। पहली स्टेटमेंट है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एक ही बात है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडेशन के उलट रिडक्शन ही होती है। थर्ड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, तो बेटा ये भी ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ये भी बात जो है ना वो ठीक है, ये रिडक्शन कहलाती है। तो सारी बातें ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो बेटा इसका आंसर होगा 1 2 3 4, और ये डेल्टा ऑप्शन में लिखा है, तो बेटा यही इसका आंसर बनता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हवाले से है। मार्क द
इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग टर्म यूज्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से जो डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं उनके आगे मीनिंग्स दिए गए हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन जो है वो रिडक्शन है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है बेटा कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना किसी एलिमेंट का या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना, ये रिडक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी लफ्ज रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने उसके उलट याद करना है जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर मीन अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लियो याद करना है आपने। तो इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। तो रिमेन्स कांस्टेंट तो नहीं होता, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए वो है जो है ना वो अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा होता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ रिमेन्स कांस्टेंट तो ये गलत हो जाएगा, यानी चार्ली ऑप्शन आधी बार ठीक है आधी गलत है। और डेल्टा ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपनी रिडक्शन करता है। अपनी रिडक्शन कैसे करेगा? कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली इनकरेक्ट है बेटा। जी बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है रिड्यूसिंग एजेंट के हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? पहली ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, दूसरी ऑप्शन है फ्लोरीन, चार्ली ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डेल्टा ऑप्शन है HNO3। बेटा ये जो फ्लोरीन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो HNO3 है, पहले मैं इनके बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बेटा फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। F2 भी है तो ये इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और जो अपनी रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे नंबर पे आता है HNO3। HNO3 में आपने बेटा हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे ऑक्सीजन -2 है, -2 × 3, हाइड्रोजन +1, तो नाइट्रोजन पे +5 चार्ज आएगा ताकि टोटल आंसर 0 आ सके। अब जो मैं बात बोलने लगा हूं वो है कॉन्सेप्ट, वो है ट्रिक। अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से मैच कर जाए तो वो कंपाउंड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पे सेंट्रल एटम में बेटा नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से मैच कर गई है तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी जो नाइट्रोजन की जो चार्ज यहां पे बन रहा था उसके ग्रुप नंबर से मैच कर गया। सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट याद करना है। तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी फ्लोरीन के बाद HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसी तरह अगर ये Na2SO4 मैंने लिखा हुआ है तो Na2SO4 में जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है? 6, उसका चार्ज क्या है? +6, तो ये मैच कर गए, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ऑप्शन दी गई थी -2 × 2 +4, कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? 4, तो ये अपने ग्रुप नंबर से उसका चार्ज मैच कर गया, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस हैं, फ्लोरीन है, HNO3 है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो फिर एक ही रह गया ऑक्सैलिक एसिड। एसिड जो है वो यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड है ये बेटा यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, या वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कहता है इन FeCl3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज, इन FeCl3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो बेटा FeCl3 में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसने पूछी हुई है। अब ये तो मेटल है, अब क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जब मेटल्स के साथ हो, तो ये +3 और ये -1 इंटू नंबर ऑफ एटम, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई -1। पहली ऑप्शन है 0, बीटा ऑप्शन है +1, चार्ली ऑप्शन है -1 और डेल्टा ऑप्शन है -2, तो इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन -1। जी बेटा अब जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूं ये सेल के बारे में है बेसिकली कॉन्सेप्ट, और सेल में जो चीज़ें होती हैं जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चीज़ें पढ़नी हैं उसमें बेटा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी मीन करंट की मदद से आप जो है वो किसी कंपाउंड को ब्रेक करें तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है, या किसी कंपाउंड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा हो तो हम ये कहते हैं कि केमिकल एनर्जी की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। तो वो कंपाउंड जो ब्रेक होता है, आयोनाइज होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हम उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, यानी जो अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रही होती है। ऐसा सेल जिसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, उसको बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, और बैटरी के साथ जो है ना, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है वो कैथोड कहलाता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है वो एनोड कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैथोड के साथ ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है बेटा। इसी तरह एनोड पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है। देखिए मैंने कैथोड के साथ पॉजिटिव भी लिखा हुआ है बेटा, और जो है ना एनोड के साथ नेगेटिव भी लिखा हुआ है। ये वाली जो बातें हैं ये बेटा गैल्वेनिक सेल के लिए हैं। गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, उसमें बेटा कैथोड शुरू में पॉजिटिव होता है और एनोड शुरू में नेगेटिव होता है, तो उसको भी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। अब जो कन्वेंशन है किसी एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके पास जो राइट साइड पे आ रहा है वो हमेशा स्मॉलर लाइन होगी और ये कैथोड को शो कर रही होगी, नेगेटिव प्लेट को शो कर रही होगी। जो लार्जर लाइन होगी वो एनोड को शो कर रही होगी, ये पॉजिटिव प्लेट होगी। ये एक सेल की रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये ज्यादा लाइंस आ जाएंगी तो फिर सीरीज ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना वो सेल्स आ जाएंगे, जिनमें बहुत सारे सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड जो है ना वो कुछ कंपैरिजंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसमें बेटा एनोड और कैथोड के हवाले से बातें हैं। एनोड जो है ना वो प्लेट है जिससे करंट जो है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेल को लीव करता है, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जाता है। सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाद में फ्लो करते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रिकल करंट सेल को लीव कर रहा है वो एनोड कहलाता है, और जहां से इलेक्ट्रिकल करंट दोबारा सेल में एंटर होता है वो कैथोड कहलाता है। सेकेंड जो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्गर लाइन, जो एनोड है वो लॉन्गर लाइन से शो किया जाता है और वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। जो शॉर्टर लाइन से है वो कैथोड होता है, मैं बता चुका हूं आपको, नेगेटिव साइन, और स्मॉलर लाइन से शो किया जाता है। जो एनोड है बेटा उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन जो है ना हो रही होती है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो रही होती है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं। जो आप उसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है एनोड का, और इसी तरह कैथोड का जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कहलाता है। गैल्वेनिक सेल में मैं बता चुका हूँ आपको, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो नेगेटिव साइन से शो किया जाता है शुरू में, और जो हमारे पास वो है कैथोड है वो गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव साइन से शो किया जा रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। कन्वेंशनली यही कंसिडर किया जाता है। नीचे एग्जांपल उसने लिखी हुई है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक पॉजिटिव आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है बेटा। एक और जो यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो दिया गया है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल में हम जो है वो केमिकल एनर्जी से या केमिकल रिएक्शन की मदद से जो वो करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम जो है ना वो करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और जो गैल्वेनिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस होता है और उसमें जो है वो जो रिएक्शन है वो खुद ब खुद हो रहा होता है, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो बाद में एक्सटर्नल सर्किट में यूज हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो एग्जांपल्स हैं वो डाउन सेल है, नेल्सन सेल है, और गैल्वेनिक सेल में डैनियल सेल जो है हमारी बुक में मेंशन किया गया है बेटा। जी बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको समझ आ गई तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाने हैं। कुछ इलेक्ट्रोड्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, एनोड कैथोड के बारे में बात करेंगे।
एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में समझाना है कि जी कौन से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव हैं, ये सारा कुछ हमने जो है ना वो डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। उसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, एनोड कैथोड के बारे में पता चलेगा कि कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही होती है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही होती है, रिएक्टिव कौन सा है, हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज करेगा, हमने उसकी ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी बातें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेंगी। तो मैंने ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो लिख दी है बेटा, आपने इसको याद करना है क्योंकि इसकी मदद से पूरा चैप्टर जो है वो हमें समझ आएगा। तो लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, निकल, टिन, और टिन के बाद आना था यहाँ पे लेड। ये लेड जो है ना वो छोड़ दिया था, हाइड्रोजन आया, एंड देन फिर कॉपर आता है। पहले कॉपर +2 वाला है, क्यूप्रिक है, फिर क्यूप्रस है, फिर आयोडीन है, फेरिक है, सिल्वर है, मरकरी है, ब्रोमीन, क्लोरीन, और फिर जो है ना वो गोल्ड, और एंड पे फ्लोरीन आ जाता है बेटा। सीरीज याद करने के बाद असल काम शुरू होता है। जितना सीरीज में ऊपर की तरफ जाएंगे, लियो याद करना, उतनी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी। यानी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो टॉप ऑफ द सीरीज है, वो सबसे ज्यादा जल्दी ऑक्सीडेशन करता है। तो सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन करने वाला लिथियम, और जितना सीरीज में नीचे आते जाएंगे उतनी रिडक्शन बढ़ती चली जाएगी, रिडक्शन करने की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो रिडक्शन करता है वो बेटा फ्लोरीन है, सबसे एंड में है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे जल्दी रिडक्शन कौन करेगा, फ्लोरीन। सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन कौन करेगा, लिथियम। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट पे। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अभी बताया मैंने कि जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है, विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, विच रिड्यूस इटसेल्फ, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ये कह सकते हैं कि सीरीज में जितना ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो सीरीज में सबसे ऊपर है। लिथियम सीरीज में सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। और सीरीज में सबसे एंड पे फ्लोरीन है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हमने एक एमसीक्यू भी डिस्कस किया था कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्वेश्चन ये था कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, उसमें फ्लोरीन एग्जांपल थी। तो फ्लोरीन चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे एंड में है। इन बिटवीन जो है वो दोनों काम कर सकते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। मतलब मैं फर्ज करें कि जी ये दो एलिमेंट कंसिडर करता हूं। अब मैग्नीशियम जो है वो ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है। अब जब ये एरोज लगा रहा होता हूं मैं, तो बच्चा समझ रहा होता है कि शायद हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऊपर वाले ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, नीचे वाले रिडक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी दो कंजैक्टिव एलिमेंट ले लें आप, उनमें जो ऊपर है वो सीरीज में ऊपर होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है, अपनी ऑक्सीडेशन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एल्यूमिनियम उसमें नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन ये जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपनी रिडक्शन करेगा। जो अपनी रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यानी आप दो कंजैक्टिव मेंबर्स में भी बता सकते हैं कि उनमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। जो सीरीज में ऊपर है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो सीरीज में नीचे वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम वैल्यूज से भी इसको याद कर सकते हैं। हमारी बुक में तो इन सब की वैल्यूज दी गई है बेटा। तो हमारे पास जो लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -3.045। अभी हम ये भी देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ये कैसे आता है। एक्चुअली नेचुरली जितनी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है ये अपनी ऑक्सीडेशन करना चाहती हैं, तो इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेसिकली। लेकिन हमारी बुक ने उसको सिमिलरिटी के लिए सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है वो नेचुरली ऑक्सीडेशन करता है, यानी उसकी एबिलिटी ज्यादा है ऑक्सीडेशन करने की। और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं उन सब का जो है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी नेचुरली ये रिडक्शन करना चाहते हैं। तो यहां पे जो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है
वो इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होने के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब है माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी तो वो हम स्मॉलर वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो हम ये कहेंगे वो वैल्यू कम है, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह जितनी ज्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फ्लोरीन की है 2.87, तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे कम वैल्यू लिथियम की, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बड़ा रिएक्टिविटी का ताल्लुक जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो है इस तरह से लिखा जाना चाहिए था 1/, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना लेस होगा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब हाइड्रोजन से ऊपर सारे नेगेटिव में है तो ये सारे रिएक्टिव हैं, और जितना वो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ ज्यादा दूर है, ज्यादा सीरीज में ऊपर की तरफ है, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स हैं उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव होता है तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। खासतौर पे देखें आप, ये कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कॉइनेज मेटल्स हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। लेकिन जो ऊपर की तरफ जाए जैसे लिथियम, पोटेशियम वगैरह, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा था कि एनोड वो होता है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही हो, यानी सीरीज में जितने ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो सारे एनोड हैं और जितने नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सारे कैथोड हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि अगर मैं दो कंजक्टिव एलिमेंट जैसे ये निकल और कैडमियम को मैं यूज कर रहा हूं, तो इन दोनों को मिला के फर्ज करें मैंने एक बैटरी बनानी है, तो कैथोड जो है वो होगा जो सीरीज में नीचे है। अब कैडमियम सीरीज में ऊपर है तो ये बेटा एनोड बन जाएगा, और निकल सीरीज में नीचे है तो ये कैथोड बन जाएगा। यानी कहीं पे भी दो कंजक्टिव एलिमेंट आपने कंसिडर करने हैं तो उसमें जो ऊपर वाला है वो एनोड है, जो नीचे वाला वो कैथोड है, क्योंकि ऊपर वाला की एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी अपनी ऑक्सीडेशन करने की। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, इसी तरह कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो रही होती है। इसी से रिलेटेड अगर कैथोड एनोड की बात की जाए तो बेटा कुछ इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। यहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, इनर्ट इलेक्ट्रोड में बेटा प्लाटिनम आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में जिंक और कैडमियम आ जाते हैं। अब जिंक और कैडमियम को अगर आप यहाँ पे सीरीज में देखें तो ये हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जिंक और कैडमियम। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने बताया ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसे रिएक्टिविटी, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का भी पता चल रहा होता है। जो ग्रेफाइट वगैरह वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होते, अगर आप उनको किसी सोल्यूशन में डिप कर रहे होते हैं तो ये एज सच जो है ना वो इनर्ट रहते हैं, केमिकली इनएक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पे मैं बच्चों को एक और जो है ना वो लाइन भी लिखवाता हूं, वो ये है कि अपर मेटल्स कैन रिप्लेस लोअर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स या कंपाउंड्स। कि सीरीज में जितनी ऊपर वाली मेटल्स हैं वो अपने से नीचे वाली मेटल्स को उनके कंपाउंड्स या उनके सॉल्ट्स में से रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह पे खुद आ जाते हैं। अगर इसी को दूसरी तरह बोला जाए, लोअर नॉन मेटल्स कैन रिप्लेस अपर non-metals from their salts। ये बेटा आपने ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने हैं। हम इनको अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अपर मेटल्स कैन रिप्लेस लोअर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के जी फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन जो है कि रिएक्शन कितना फिजिबल है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एक ही जगह पे समझाने हैं। मैंने ये दो रिएक्शन बेटा यहां पे लिखे हुए हैं। तो देखें जी, पहला रिएक्शन है जिसमें आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गोज टू आयरन सल्फेट और कॉपर, और दूसरे में कॉपर प्लस आयरन सल्फेट
और कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो पहले केस में जो है ना वो आयरन आके कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और दूसरे केस में कॉपर आके आयरन को रिप्लेस कर रहा है। सवाल यह है कि दोनों में से कौन सा फिजिबल है। फिजिबल मीन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा स्पॉन्टेनियस है। जो खुद ब खुद हो जाएगा वो स्पॉन्टेनियस है, जिसको करवाना पड़ेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके रिएक्शन होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो हमने ये देखना है कि कौन सा फिजिबल है, कौन सा खुद ब खुद होता है, कौन सा स्पॉन्टेनियस है। तो मैंने एरोस लगाए, चार्जेस लिख दिए हैं। जिसने किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया 0 चार्ज है बेटा उसके ऊपर। अब आयरन 0 से ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, क्योंकि अब ये सल्फेट के साथ जुड़ चुका है। सल्फेट आपको पता है एज ए होल -2 होता है, तो आयरन पे +2 चार्ज आएगा, यानी आयरन 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब 0 से +2 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और ये देखें कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, ये अपनी रिडक्शन कर रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो मैंने बातें दो लिखी हैं कि आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कॉपर रिडक्शन कर रहा है, ये सीरीज के साथ मैच कर रही है कि नहीं। यहां पे देखें आयरन बेटा सीरीज में ऊपर है, कॉपर सीरीज में नीचे है। जो एलिमेंट सीरीज में ऊपर है वो अपनी ऑक्सीडेशन करता है और कॉपर सीरीज में नीचे है वो अपनी रिडक्शन करता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आयरन अपनी ऑक्सीडेशन और कॉपर को अपनी रिडक्शन करनी चाहिए। और यहां पर जो मैंने पहला रिएक्शन लिखा है उसमें आयरन अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, कॉपर अपनी रिडक्शन कर रहा है, यानी सीरीज के साथ मैच कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा, ये पॉसिबल होगा। दूसरे केस में देखें बेटा, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, यानी कॉपर अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, आयरन +2 से 0 में जा रहा है, आयरन रिडक्शन कर रहा है। अब ये वाली बातें इस सीरीज के साथ मैच नहीं कर रही। सीरीज में तो आयरन ऊपर है, आयरन को अपनी ऑक्सीडेशन करनी चाहिए, कॉपर को रिडक्शन करनी चाहिए, लेकिन यहां पे कॉपर जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, आयरन रिडक्शन कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी ये विदाउट असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल हेल्प हो ही नहीं सकता। तो फिर जो है ना ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल है। अब बेटा इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें एक और कॉन्सेप्ट भी पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो जाके अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जल्दी डिपॉजिट होगा या गैस बन के वहां से रिलीज होगा। तो यहां पे मैंने ये आपके सामने स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आ रही है, डेपोजिशन रिलीज ऑफ पॉजिटिव आयन एट कैथोड। कैथोड पे हमने पढ़ा था कि रिडक्शन होती है, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने पॉजिटिव आयन है वो सारे जाएंगे कैथोड के पास, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट होती है, तो इसलिए वो कैटाइंस भी कहलाते हैं। तो कैटाइन मीन पॉजिटिव आयन हमेशा कैथोड के पास जाएंगे और उनका जो एक ऑर्डर है जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सिल्वर सबसे जल्दी जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, फिर उसके बाद कॉपर है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर लेड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, लिथियम है। तो ये ऑर्डर याद करने से ज्यादा बेहतर आप सीरीज याद करें। क्या मतलब जी, सीरीज में जो एलिमेंट जितना ऊपर है उसने कैथोड के पास नहीं जाना, क्योंकि उसकी अपनी ख्वाहिश क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। सीरीज में वो जल्दी जो है वो कैथोड के पास जाएगा जो सीरीज में नीचे है। जैसे ये देखें सिल्वर सबसे नीचे, गोल्ड उससे भी नीचे। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये जो है ना वो जल्दी कैथोड की तरफ भागेंगे बनिस्बत किन के, ये लेड, टिन, निकल, कैडमियम, फेरस, क्रोमियम, इन सब की निस्बत इनकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बेटा ज्यादा होगी, इनकी एबिलिटी कम होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सीरीज में नीचे हैं, जितने जो ना हाइड्रोजन से खास तौर पे नीचे हैं, वो उतनी जल्दी अपनी रिडक्शन करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है डेपोजिशन और रिलीज ऑफ नेगेटिव आयन एट एनोड। एनोड चूंकि पॉजिटिव प्लेट है बेटा, तो पॉजिटिव प्लेट के पास हमेशा नेगेटिव आयन ने जाना है। तो उस नेगेटिव आयन की जो डेपोजिशन है या नेगेटिव आयन वहां जाके किसी गैस में कन्वर्ट होता है, रिलीज होता है, उसका भी एक ऑर्डर लिखा हुआ बेटा। तो वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर आयोडाइड सबसे पहले है, फिर ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, देन बेटा इसमें OH आयन आता है, फिर नाइट्रेट आयन आता है और सल्फेट आयन आता है। तो जो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड
और उसके बाद फिर हाइड्रोक्साइड है, फिर नाइट्रेट, सल्फेट, ये उनके ऑर्डर ऑफ जो है ना वो रिलीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आयोडीन सबसे ज्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देन फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो अगर आप देखें सीरीज में आयोडीन ऊपर है, फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, यानी आयोडाइड आयन अगर बन भी जाए तो वो जल्दी जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एनोड पे, और अपने मतलब वो गैस बन के या सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाएगा एट एनोड। तो बेटा अब इस चीज को समझने के लिए हम जो है ना वो कुछ आइंस को देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं कि जी फला चीज जो है ना वो जाके एनोड पे रिलीज होगी, फला चीज जो है वो कैथोड पे रिलीज होगी। तो सबसे पहले मैं H2SO4 को कंसिडर करता हूँ। H2SO4 जो है उसको हम कंसिडर करते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो हम जो है ना सोडियम सल्फेट डिफरेंट सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो बेटा मैंने कैथोड और एनोड बना लिए हैं, यानी ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये प्लेट नेगेटिव प्लेट है, कैथोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, एनोड है। अब H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन आपने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रख दिया है। अब क्या होगा, H2SO4 में कौन से आयंस बनेंगे, हाइड्रोजन के आयन और सल्फेट के आयन। इसी तरह जो वाटर है, वाटर के अंदर जब भी कोई कंपाउंड आयोनाइज होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होता है, तो वाटर की आयोनाइजेशन भी ट्रिगर हो जाती है, वाटर भी आयोनाइज होना शुरू हो जाता है। तो बेटा वाटर से H आयन और OH आयन बनना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास टोटल 4 आयन है, जिनमें 2 पॉजिटिव आयन है, 2 नेगेटिव आयन है। वो जो 2 पॉजिटिव आयन है उनकी क्या ख्वाहिश है कि वो नेगेटिव प्लेट के पास जाए। अब वो खुशकिस्मती से दोनों ही हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन जाएंगे और वहां जाके वो कैथोड पे क्या करेंगे, कैथोड पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे हाइड्रोजन एक एटम बनेगा। अगर 2 हाइड्रोजन आए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे, तो कैथोड पे बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब सल्फेट और OH आयन में अभी मैंने आपको जो ऑर्डर बताया था उसमें OH आयन की एबिलिटी सल्फेट से ज्यादा है, तो फिर OH आयन वहां जाएगा एनोड के पास, और OH जो है ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, साथ वाटर बनाता है। तो जब भी OH आयन जो है वो जाके उस पर डिस्चार्ज होगा एनोड पे, तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। तो हमें 2 गैसेज मिल गई, कैथोड पर हमें मिली है हाइड्रोजन गैस और एनोड में मिली है ऑक्सीजन गैस। अब मैं यहां पे चेंज करने लगा हूं, मैं H2SO4 की जगह पे बेटा Na2SO4 कर देता हूं। 2 सोडियम आयन है, सल्फेट आयन है, और वाटर के H आयन और OH आयन मौजूद हैं। तो क्या होगा, अब हमारे पास 2 डिफरेंट पॉजिटिव आयन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट जितना सीरीज में ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, जो सीरीज में नीचे है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब सोडियम आ गया पॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, तो सोडियम की निस्बत हाइड्रोजन नीचे है। हाइड्रोजन हैज ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ही जाएगा वहां पे और गैस बन के वहां से रिलीज हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको कैथोड पे, और एनोड पे तो OH नहीं जाना है, क्योंकि सल्फेट के मुकाबले में OH की एबिलिटी ज्यादा है एनोड के पास जाने की, वहां पे जाके ऑक्सीजन को रिलीज करने की। तो बेटा इससे रिलेटेड जो ना क्वेश्चन है, देखें, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑफ प्लैटिनम। कहता है अगर प्लैटिनम जैसा इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो हम चूज करते हैं, तो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट में। जो ना वो पहली ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा NaOH, और कैथोड और एनोड पे जो है वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो बन रही है। मैं यहां पे बना लेता हूं, हम इसमें साइड पे बना लेते हैं जी।
मैंने कैथोड और एनोड जरा ज्यादा बड़ी प्लेट्स बना ली हैं ताकि मैं सारी ऑप्शंस को डिस्कस कर सकूं। बेटा वाटर के आयंस H और OH आयन जो है मैं सबसे पहले लिख लेता हूं क्योंकि सबके एक्वा सोल्यूशन है तो ये चीज तो आनी ही है। अब उसके बाद सबसे पहली ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और OH। अब बेटा देखें हाइड्रोजन और सोडियम के मुकाबले में अभी मैं आपको समझा चुका हूं, हाइड्रोजन ने कैथोड पे जाना है, यानी पहले केस में NaOH के केस में आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहां पे ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है। और एनोड पे वो चूंकि है ही OH, दोनों OH हैं, OH जो है वो जब जाएंगे एनोड के पास जाके ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। तो पहली ऑप्शन तो ठीक हो गई। बीटा ऑप्शन H2SO4 है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे समझा चुका था कि जब इसकी जगह पे H आयन आएंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही होंगे जो कैथोड के पास जा सकेंगे। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे सल्फेट के मुकाबले में OH आयन जल्दी पहुंचेंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। NaNO3, यहाँ पे Na आयन और NO3 आयन। तो बेटा अगेन सोडियम और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है तो उनमें हाइड्रोजन गैस पहले पहुंचेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और जो नाइट्रेट और OH है, तो OH की एबिलिटी ज्यादा नाइट्रेट से, तो OH वहां जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन गैस को जो है वो रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो पहली तीन ऑप्शन तो हो गई ठीक। अब डेल्टा ऑप्शन है कॉपर CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड है बेटा ये। अब क्यूप्रिक क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, अब यहां पे बेटा कॉपर आयंस आ गए तो क्या होगा, अब कॉपर और हाइड्रोजन में सीरीज क्या बता रही है, हाइड्रोजन ऊपर है कॉपर नीचे है, यानी हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, तो कॉपर हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कैथोड पे अब आपको कोई गैस हासिल नहीं होगी बल्कि कॉपर जाके डिपॉजिट होगा। यहां पे जो कैथोड पे लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस लिखी है तो ये गलत हो गया। एनोड पे तो क्लोरीन ही जानी है क्योंकि OH के मुकाबले में क्लोरीन की एबिलिटी ज्यादा है जो है ना वो एनोड पे जाने की। तो फिर डेल्टा ऑप्शन जो है ना वो हाइड्रोजन उसने कैथोड पे लिख दिया था, वहां पे कॉपर आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिटेड रिलीज्ड एट एनोड। कहते हैं जो है ना वो अगर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, यानी उसमें आपके पास दो नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन और एक OH आयन। तो कहते हैं कि कौन सी चीज एनोड पे जाएगी, तो क्लोराइड और OH में बेटा क्लोराइड की एबिलिटी ज्यादा है कि वो एनोड के पास जाए, वहां जाके अपने जो है इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो। तो पहली ऑप्शन है H2, बीटा ऑप्शन है O2, चार्ली ऑप्शन है Cl2, डेल्टा ऑप्शन है सोडियम। तो आंसर है चार्ली यानी क्लोरीन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा वो है EMF को कैलकुलेट करने का। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देन हम उसके MCQ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा EMF कैलकुलेशन में भी आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हेल्प करती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है और जो हाइड्रोजन से नीचे है उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में आता है। तो अगर आपको दो एलिमेंट ऐसे दिए गए हैं जिनमें एक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव है, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे X कोई एलिमेंट है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वो कहता है जी -0.76 वोल्ट, और कोई दूसरा एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में बता देता है, फर्ज कर लें 0.22 वोल्ट बता देता है। तो अब अगर वो मेंशन कर रहा है कि जी ये दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हैं तो फिर आपने साइन इग्नोर कर देने हैं और सिंपली इनको ऐड कर देना है। ऐड करने से दोनों का आंसर क्या आएगा 0.98 वोल्ट जो है वो उस बैटरी का EMF होगा, उस सेल का EMF होगा बेटा। ये कब होगा ऐसा, जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों दिए गए दोनों नेगेटिव हों, मतलब एक एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, दूसरा एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी फर्ज कर लें माइनस में ही है 0.22। अब आपने इनके माइनस साइन इग्नोर कर देने, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो 0.76 0.22 माइनस किया 6 में से 2 माइनस हुए बेटा 4, 7 में से 2 माइनस हुए बाकी 5, तो ये हमारे पास जो है वो 0.54 वोल्टेज आ गई। ये तब ऐसा होगा, माइनस तब आप करेंगे जब दोनों के साथ नेगेटिव साइन होगा। इसी तरह अगर दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आ जाए तब भी आपने यही करना है,
यानी बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू को माइनस करना है, तभी आंसर यही आएगा। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्या हमसे पूछा गया है। बड़ा क्वेश्चन है, इफ एल्यूमिनियम पहले लिखा हुआ है +3 और बाद में स्लैश लगा के एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब ये है, ये मैं मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ऐसे लिखा गया बेटा एल्यूमिनियम और ये, तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम +3 था, एरो के बाद एल्यूमिनियम, यानी +3 से 0, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रही है, रिडक्शन। तो फिर इसका जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल बेटा यहां पे दे दिया गया -1.66, -1.66 आ गया बेटा। अब दूसरे नंबर पे जो साथ उसके दिया वो Cl2 ऐसे लिखा हुआ है और फिर ये लिखा हुआ है, यानी Cl2 से क्लोराइड आयन, ये भी तो रिडक्शन हो रही है, तो इसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब वो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है वो बेटा दिया हुआ है 1.36। तो एक रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, एक रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है। ये बेटा इस पहले वाली कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। आपने इनके माइनस साइन इग्नोर करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। तो 1.66, 1.36, 6 और 6 12 हो गए, 6 3 9 और 10, ये 2.02 वोल्ट जो है वो इसका आंसर बनेगा। तो बल्कि 6 3 9 10 ये 3.02 वोल्ट बनता है बेटा। तो 3.02 वोल्ट जो है वो इसका आंसर बनेगा बेटा। तो अल्फा ऑप्शन है 3.02 वोल्ट, यही इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन 3.0 लिखा हुआ है बस, चार्ली ऑप्शन 3.1 है, डेल्टा ऑप्शन 2.9 है, तो आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से। जब भी आप किसी मेटल को किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें बेटा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये आपके सामने स्क्रीन पे 3 जो केसेस नजर आ रहे हैं। अब मेटल M जिसके ऊपर कोई चार्ज है N+, कोलाइड विद इलेक्ट्रोड एंड अंडरगोज नो चार्ज, कि वो उस इलेक्ट्रोड से टकराए, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अ मेटल M ऑन द इलेक्ट्रोड M may lose n electron to the electrode and enter the solution as Mn positive। यानी जब आप किसी इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसके ऊपर से मेटल आयन उतर के सोल्यूशन में आना शुरू हो जाए और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और वो अपने इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रोड पे छोड़ के जाएं जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि मेटल आयन जो है वो जाके इलेक्ट्रोड से टकराएं और वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, और गेन करने पे अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दें। तो मेटल से चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे वो मेटल इलेक्ट्रोड से, तो मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं। इन तीनों केसेस में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये बड़ा कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। और इसकी जो स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसका होना चाहिए। ये उसके बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो बनती हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्चुअली जो हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हाइड्रोजन पे बेस कर रही होती है। हाइड्रोजन के मुकाबले में कोई एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या हाइड्रोजन के मुकाबले में कोई एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मानते हुए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाना मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट उसने हमें बताई हुई है कि 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया जाता है, उसके अंदर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है, जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक जो है वो हमने पाउडर करके जो है उसके ऊपर चिपकाया होता है, डिपॉजिट किया होता है। इसके ऊपर एक ग्लास जैकेट लगाई जाती है, उस ग्लास जैकेट में हम हाइड्रोजन गैस को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाइड्रोजन गैस को वहां मेंटेन करना मुश्किल काम है, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट हो जाती है प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड पे। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो आप कह लें कि उसको कंस्ट्रक्शन उसकी जो है वो इतनी आसान नहीं है। फिर हम उसकी जगह पे
कैलोमल इलेक्ट्रोड जो कि मर्क्यूरी का बना होता है वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया जाता है। उसका वोल्टेज 0.0028 वोल्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन चूंकि हमारी बुक में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की गई है तो बेटा ये जो इसका जो वोल्टेज है वो 0 कंसिडर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हवाले से एक एमसीक्यू है बेटा, मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी। अल्फा ऑप्शन है इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया जाता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाता है। सही है बेटा। बीटा ऑप्शन है व्हेन इट एक्ट एज एन एनोड, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, H आयन बन रहे होते हैं और साथ उसके जो है ना वो इलेक्ट्रॉन मेंशन किया गया। चार्ली ऑप्शन है व्हेन इट एक्ट एज ए कैथोड, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन गैस बन रही होती है। और डेल्टा ऑप्शन है व्हेन इट इज कनेक्टेड विद जिंक इलेक्ट्रोड इट एक्ट एज एनोड। कहते हैं जब ये जिंक के साथ जुड़ा होता है तो ये जो है ना वो एनोड के तौर पे ऐड कर रहा होता है। तो बेटा हम इसको समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मतलब ये जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट समझाना है, ये एमसीक्यू भी है, इसको समझने के लिए पहले हमें गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल को समझना पड़ेगा। ये देखिए बेटा मैंने एक जो है ना वो सेल यहाँ पे बनाया हुआ गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल है, जिसमें जिंक और कॉपर को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक के सोल्यूशन में डिप करते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर के सोल्यूशन में डिप करते हैं, इनको गैल्वेनोमीटर के जरिए एक्सटर्नल सर्किट में इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। अब जो है ना इसमें सॉल्ट ब्रिज डाला जाता है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो पोटाशियम का सॉल्ट होता है, पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह की जल यूज की जाती है। अब होता क्या है, जिंक सीरीज में, जो सीरीज आपको पढ़ाई, सीरीज में जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है। जिंक हैज ग्रेटर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कॉपर हैज ग्रेटर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। जिंक सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन बन के आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ेगा। वो जो हमने शुरू में पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज आता है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक आयन आ गए, इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ दिए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाफर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब जब इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आया। कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की वजह से मौजूद थे, उन्होंने मूव किया कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो जिंक अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो एनोड होता है। तो जिंक इज बिहेविंग लाइक एन एनोड। और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कॉपर जाके जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो ये बेटा कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर आप इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो कुछ देर के बाद जो वोल्टेज है वो 0 पे चला जाएगा, चंद जो ना वो लम्हों के बाद। अब होता क्या है कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो इसका सर्किट कंप्लीट कर रहा होता है। इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कॉपर इधर जाते हैं, इधर बेटा सल्फेट आयन ज्यादा हो जाते हैं, इधर जिंक आयन ज्यादा हो जाते हैं। तो सल्फेट आयन इधर से ट्रांसफर किए जाते हैं इधर, उन सल्फेट के लिए जिंक ज्यादा ज्यादा सोल्यूशन में आता है और ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन में बेटा जिंक इलेक्ट्रोड प्योर मेटल आ गए, फिर जिंक आयन यानी जिंक का सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, तो जिंक और जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का सोल्यूशन। डबल लाइन जो है वो बेटा सॉल्ट ब्रिज को शो करती है, फिर कॉपर का सोल्यूशन एंड देन कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। अब अगर मैं यहां पे कॉपर की जगह पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देता हूं तो क्या होगा, जिंक की एबिलिटी तो वही रहनी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक एनोड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन, वो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो सीरीज में उसमें जिंक से नीचे है, यानी वो हाइड्रोजन जो है वो जिंक के लिए कैथोड होगा। हमें पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर पे जो एरो है वो इस तरफ होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर ही जाने, तो फिर जिंक एनोड है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पे ऐड करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दी गई थी उसमें उसने लिखा हुआ था डेल्टा ऑप्शन में, व्हेन इट इज कनेक्टेड जिंक इलेक्ट्रोड, जब इसको जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाए, इट एक्ट एज एनोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे ऐड नहीं करेगा बल्कि कैथोड के तौर पे ऐड करेगा बेटा।
तो इसका आंसर हुआ, उसने हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहली 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट थी बेटा, डेल्टा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन विल अकर ऑन क्लोजिंग द सर्किट। कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड का रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा या अकर होगा जब सर्किट क्लोज होगा, यानी सर्किट कंप्लीट होगा, उस वक्त कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होना है। दिस सर्किट शोन इन द डायग्राम वाज सेटअप। कहते हैं ये जो सर्किट है जो है वो उसमें डायग्राम में नजर आ रहा है आपको बेटा, एक तरफ जिंक है एक तरफ कॉपर है और दरम्यान में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, सर्किट कंप्लीट है। अब होता क्या है कि जिंक जो है वो डिसॉल्व होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन उतर उतर के, जो मैं भी आपको समझा चुका हूँ, जिंक से जो है ना वो आयन उतर उतर के सोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर के पास जा रहे होते हैं, यानी जिंक डिसॉल्व हो रहा होता है और इधर कॉपर जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, तो कॉपर प्रेसिपिटेट हो रहा होता है। तो फिर हमने ये देखना है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जिंक जो है वो प्रेफरेंशियली डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो पहली ऑप्शन लिखी हुई है एनोड रिएक्शन में, क्योंकि जिंक इसमें एनोड के तौर पे ऐड कर रहा है, तो एनोड रिएक्शन में लिखा हुआ है कॉपर डिसॉल्व प्रेफरेंशियली। बेटा कॉपर डिसॉल्व नहीं हो रहा, जिंक डिसॉल्व हो रहा है। और दूसरी तरफ कैथोड रिएक्शन में लिखा हुआ कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड, ये बात ठीक है, लेकिन जिंक वाली बात यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन है कॉपर डिसॉल्व प्रेफरेंशियली, बीटा में भी कॉपर लिख दिया है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। चार्ली की तरफ आता है जिंक एंड कॉपर बोथ डिसॉल्व, बड़ा दोनों डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ जिंक डिसॉल्व होता है, कॉपर प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो डेल्टा ऑप्शन है जिंक डिसॉल्व प्रेफरेंशियली एंड कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड, और यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर बिलो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम। जी बेटा वो कहता है कि जी ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, जिंक है कॉपर है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, पोरस पार्टीशन है, एरो आप देखें किस तरफ लगाया हुआ, एरो जिंक की तरफ है, तो इसका आंसर है जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। और जो बीटा ऑप्शन है वो कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड, चार्ली ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट, और डेल्टा ऑप्शन है पोरस पार्टीशन टू जिंक इलेक्ट्रोड। अब ये एरो जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जिंक जो है वो सीरीज में ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने, यानी अल्फा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है किसकी बेस पे। पहली ऑप्शन है पीएच स्केल, बीटा ऑप्शन है पीओएच स्केल, चार्ली ऑप्शन है पीके स्केल, और डेल्टा ऑप्शन है हाइड्रोजन स्केल। बेटा हाइड्रोजन की बुनियाद पे इस सीरीज को अरेंज किया जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ ऑफ द जो ना वो सेल के हवाले से है। इफ इन अ गैल्वेनिक सेल जिंक आयन से जिंक जो ना बन रहा है, ये बेटा जिंक पॉजिटिव आयन से जिंक बन रहा है, मैंने आपको स्लैश का मतलब समझा दिया था कि एक रिएक्टेंट है दूसरा प्रोडक्ट है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस में दिया गया है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है वो पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यूज दे दी जाए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो आपने साइन इग्नोर कर देना है, सिंपली इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड करने से बेटा 1.10 वोल्ट बनता है, तो इसका स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल बनेगा 1.10 पॉजिटिव, यानी अल्फा ऑप्शन। बीटा में माइनस लिखा हुआ, चार्ली माइनस 0.42 है, डेल्टा ऑप्शन पॉजिटिव 0.42 है, तो इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन बेटा। जो बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बेटा हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखना है कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। उसके लिए बेटा हमें इक्वेशन दे दी जाएगी, हमने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस उसमें बताना होगा। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उस इक्वेशन को हम देखते हैं कि उसमें कितनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो इक्वेशन है 2MnO4 एज ए होल -1 चार्ज प्लस 3C2O4 एज ए होल -2 चार्ज प्लस वाटर, और आगे 2MnO2 प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 8OH नेगेटिव। यहाँ पे बेटा आपसे वो ये पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हो रही है, या आपसे ये पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो रही है। तो आपने चार्जेस लिख लेने हैं सबके, कुछ बताए हुए हैं। MnO4 एज ए होल -1 चार्ज, इनके चार्जेस का आंसर -1 आना चाहिए। ऑक्सीजन बेटा -2 है, 4 से मल्टीप्लाई किया -8, अब -8 बन गया ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, आंसर लाना -1। मैग्नीज पे +7 चार्ज होगा। तो इसी तरह C2O4 है, C2O4 को मैं इधर लिख रहा हूं, सॉल्व कर लेते हैं।
एज ए होल -2 चार्ज है, यानी ये बेसिकली ऑक्सलेट है। इस ऑक्सलेट में कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो वो बनती है -2 × 4 -8, कार्बन पे +3 × 2 ये +6 हो जाएगा, -8 +6 आंसर -2 आ जाएगा। तो यहां पे कार्बन +3 है। अब इधर आ जाए MnO2 में, वो भी इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। MnO2 में -2 × 2 +4, तो मैग्नीज जो है वो इधर +7 था और इधर +4 है, तो ये कार्बन +3 था। इधर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो +4 होता है, यहां पे साइड पे लिख लेते हैं, -2 × 2 +4, तो ये कार्बन +4 है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। ये देखिए +3 से एक एलिमेंट चेंज हो रहा है, मैं इधर नीचे की तरफ से लगा लेता हूं, ये एलिमेंट चेंज हो रहा है बेटा +4 में, +3 से +4 मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही, ऑक्सीडेशन हो रही, और मैग्नीज +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये अपनी रिडक्शन कर रहा है। तो मैग्नीज जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितने इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन है जी, ये हमारे पास +7 है। एटम सबसे पहले बैलेंस करने होते हैं, एटम बैलेंस है, इधर भी 2 मैग्नीज है, इधर भी 2 मैग्नीज है। 2 मैग्नीज, 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे +14, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +8, 14 और 8 में जो डिफरेंस है बेटा वो है 6 इलेक्ट्रॉन का, यानी 6 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो रही है। इसी तरह ये देखें कार्बन एक एटम पे +3 है, तो 2 एटम पे कितना हो जाएगा +6 चार्ज को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +18 हो जाएगा। इधर जो है ना वो 6 मल्टीप्लाई बाय +4 ये 24, तो +18 से 24 यानी 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो ऑक्सीडेशन भी 6 इलेक्ट्रॉन की ही है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है कि जितने एलिमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हो रही है उतने की रिडक्शन हो रही है, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। तो इक्वेशन आपको दे दी जाएगी। कई दफा ऐसा होता है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, पहले आपको इक्वेशन के एटम बैलेंस करने होते हैं। जिन एटम्स में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है आप उनके एटम बैलेंस करने हैं। एटम बराबर करने के बाद उनके चार्जेस को उनके एटम से मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस देखें, वो डिफरेंस वहां पे मेंशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया मैंगनीज इधर भी 2 थे, इधर भी 2 थे, तो मैंने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 14 और ये बना 8, 14 और 8 का डिफरेंस आ गया 6। इसी तरह इधर भी किया कि कार्बन एक एटम पे +3 चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई करके +6 हुआ और फिर वो 18 से 24 और 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक